नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित टॉपिक लेकर आए। दोस्तों, त्रिभुजों की सर्वांग समता और इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता। तो ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में लास्ट में क्लियर करेंगे। कम से कम 10 प्रश्नों को हम लेंगे और उन सभी को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि सर्वांग समता के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और उनको किस तरह आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको www.dledtet.in पर जाना होगा और वहां से आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनको हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल ABC और सर्वांग सम का ये आपका चिन्ह होता है, मान लीजिए वो त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम होने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुल मिलाकर 4 कंडीशंस होती हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे। तो वो चारों कंडीशन हम देख लेते हैं क्या क्या होती है। यहाँ पर जो पहली कंडीशन होती है SSS, यानी भुजा भुजा भुजा, ये है पहली कंडीशन सर्वांग सम होने की। यहाँ पर परिभाषा इसकी क्या लिखी है वो आप पढ़ सकते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी अगर किसी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 1 2 3, ये 3 भुजाएं हैं, अगर किसी दूसरे त्रिभुज के इन तीनों भुजाएं यानी सर्वांग संगत भुजाओं के बराबर, मान लीजिए कि ये AB बराबर है PQ के, तो AC बराबर है PR के और BC बराबर है QR के, तो क्या होगा, ये जो त्रिभुज होगा वो दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपको देखना, जैसे ये लिखा है ABC लिखा तो AB के है, AB के बराबर कौन सी, ये वाली AB है, तो AB के बराबर PQ, तो हम यहाँ पर PQ। थोड़ा यहाँ पर लेटर्स का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर लेटर्स इधर से उधर हो गए तो ये मान के चलिए सर्वांग सम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और हमें प्रश्न करना है सर्वांग सम का ही। यहाँ पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रश्न कभी कभी घुमा के दे देते हैं कि ABC बोल दिया और बोल देंगे PRQ, ये सर्वांग सम है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि AB के बराबर कौन सा होगा, यानी ये AB के बराबर भुजा जो होगी वो कौन सी भुजा होगी। तो यहाँ पर आप PQ नहीं कह सकते, ठीक है, यहाँ पर आपको कहना होगा कि जो AB है उसके बराबर होगा PR। यानी जब सर्वांग सम त्रिभुज को लिखने का तरीका होता है वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम, तो AB के जो बराबर है वही हम लिखेंगे पहले PQ, और जो BC के बराबर है तो BC के बराबर वाला होता है आपका QR, तो यहाँ पर हमने QR लिख दिया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना जरूरी है। सर्वांग सम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जितने भी ट्रायंगल के लेटर्स हैं उनको आपको एकदम एग्जैक्ट और सही लिखना होगा। अगर AB लिख रहे हैं तो AB के बराबर में PQ ही आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो भुजा भुजा वाली जो कंडीशन है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, इसे भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, SAS यानी साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। इसकी क्या कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है अगर एक त्रिभुज की 2 भुजाएं यानी ये वाली भुजा
आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भुजा दो भुजा, और इसी के बराबर ये दोनों बराबर हों और एक कोण आपका बराबर हो, तो क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहां पर फिर वही कंडीशन फॉलो करनी है कि जैसे अभी हमने पहले वाली कंडीशन में बताई कि आपको लेटर्स का विशेष ख्याल रखना है। जैसे हम यहां पर अगर लिखेंगे कि ये ए बी सी, अगर हम कहें त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तो ए बी ये नीचे है ना, तो ये हम नीचे वाला ही लेंगे पहले, पी क्यू, और सी है, ये ऊपर सी है तो ये यहाँ आर लेंगे, पी क्यू आर। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना होगा आपको, कभी भी लेटर्स इधर से उधर ना होने पाए। अगर इधर से उधर हो गए तो आपकी कंडीशन सर्वांग सम वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये है दूसरी कंडीशन जिसको हम कहते हैं भुजा कोण भुजा या SAS सर्वांग समता। अब तीसरा जो कंडीशन है ASA एंगल साइड एंगल। यदि एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों सर्वांग सम होंगे। यानी एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और एक जो कोण है यहां पर आप देख सकते हैं ये फिगर में कि इसमें एक कोण ये बराबर है, दूसरा कोण ये बराबर है, और एक भुजा बराबर है, कोई भी भुजा बराबर ये बराबर है। तो यहां पर आपने देखा क्या कि दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर, यही यहां कहा गया, दो कोण और एक भुजा। आपकी कंडीशन जो हेडिंग है उसी में पता चल जाता है, ये रहा एक कोण, ये रहा दूसरा कोण, और बीच में है साइड यानी भुजा। कोण भुजा कोण यानी दो कोण बराबर होने चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तब जाकर ये सर्वांग सम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर यहां पर भी लिखने की बात है तो आपको भी वही करना है, एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, तो AB के बराबर क्या है PQR, तो यहां पर इस तरह हम इसको लिखेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। आगे देखते हैं जो लास्ट वाला है, जो चौथी कंडीशन है RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये कंडीशन है समकोण त्रिभुज के संदर्भ में, तो इसको कहते हैं समकोण कर्ण भुजा। R से हो गया आपका समकोण, H से हो गया कर्ण, और S से हो गया यानी साइड यानी भुजा। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इसकी कंडीशन क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यानी हम इसे कह सकते हैं कि समकोण जो त्रिभुज है, मान लीजिए एक भुजा इसके बराबर है और इसका जो कर्ण है ये इसके बराबर है। जब दो चीजें बराबर हैं और तीसरा तो समकोण है ही, यानी ये जो एंगल आपका 90 होगा, ये तो जब समकोण है तो 90 होगा ही, जब दोनों त्रिभुज समकोण है तो दोनों त्रिभुज में 90 एक एंगल तो मिल जाएगा। हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये SAS वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। SAS और RHS लगभग दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इसमें भी देखिए साइड एंगल साइड था और इसमें भी ये साइड और ये एंगल, यानी दो साइड और एक एंगल RHS में भी है। ठीक है, RHS में क्या है, दो साइड और एक एंगल है, यही तो है। और आपको इससे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ाई थी SAS वाली, उसमें भी दो साइड और एक एंगल था। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो RHS है वो SAS के रूल को फॉलो करता है। तो RHS का जो अलग से रूल है उसको भी पढ़ना बेहद जरूरी है। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक कोई भी भुजा, चाहे आप आधार वाली ले लीजिए भुजा, चाहे ये वाली ले लीजिए और चाहे ये वाली ले लीजिए, तो अगर इसका आधार, इसका जो लंब है वो इसके लंब के बराबर होना चाहिए और इसका कर्ण इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका समकोण है तो 90 तो ऑलरेडी बराबर है ही, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हो गई आपकी RHS की कंडीशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समरूपता की अवधारणा की। ऐसी आकृतियां जो रूप में समान होती हैं समरूप आकृतियां कहलाती हैं। इनका आकार भिन्न हो सकता है लेकिन रूप समान होंगे। देखिए कैसे करते हैं इनको।
ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज एक है, दूसरा त्रिभुज इसका आकार इससे बड़ा है, ठीक है। अब हम अगर ये कहते हैं कि ये है आपका 60 और ये भी आपका 60 है, ये आपका 30 है, ये भी आपका 30 है, ये आपका मान लीजिए 90 है तो ये भी 90 है। तो क्या हुआ कि दोनों के एंगल बराबर हैं लेकिन इनका आकार भिन्न है, ठीक है। तो जब एंगल बराबर हैं तो ये कैसे कहलाएंगे, ये समरूप कहलाएंगे। यानी इनका रूप तो समान है लेकिन इनका आकार भिन्न है। यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ये मान लीजिए कि 3 इसकी साइड है, इसकी साइड 4 है, इसकी साइड 5 है, ठीक है। अब कोई दूसरा त्रिभुज है, इससे बड़ा है मान लीजिए, तो इसकी साइड 6 है, इसकी साइड 10 है। अब प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि दो त्रिभुज दे दिए और बोल दिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब उसमें से बोल रहे हैं कि इधर वाली साइड 3 है तो इस दूसरे वाले में इधर वाली साइड 6 है। पहले त्रिभुज में इधर नीचे वाली जो आधार है वो 5 है और दूसरे त्रिभुज में जो आधार है वो 10 है। तो अब बोल रहे हैं कि ये 4 दे रखा है तो इसकी वैल्यू बताओ, इस वाली साइड की वैल्यू बताओ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना रेशियो बनना है, 3 और 6 यानी 2 गुना हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 गुना हो रहा है। तो जो ये तीसरी साइड होगी ये भी 2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर जो तीसरी साइड आएगी वो आपकी आएगी 8, समझ गए। क्योंकि ये देखिए 3 दूना 6 हो रहा है, 5 दूना 10 हो रहा है, तो ये इधर की साइड भी 2 गुना हो जाएगी, 4 दूना 8। ये होता है समरूप का तरीका। तो समरूप में सदैव इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि बोल देंगे दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, और एक में कोई कंडीशन फॉलो करा के दिखा देंगे कि ये 2 है कि और ये 4 है, और आपसे बोल देंगे ये 3 है और इसकी वैल्यू निकालो। तो आपने देखा यहाँ पर रेशियो बनना है 2 दूना 4 का, तो यहाँ पर ये जो होगा वो होगा 3 दूना 6 का। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। समरूप में यही होता है कि उनका आकार भिन्न हो सकता है लेकिन जो रूप होगा वो समान होगा। यानी पहले त्रिभुज में अगर एक तरफ का एंगल 60 है तो दूसरे त्रिभुज में भी एक तरफ का एंगल 60 ही होगा। बस केवल क्या होगा, उसके साइज में डिफरेंस होगा, कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा, लेकिन इनका रूप बराबर होगा। यानी ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये आपका 50 है, ये आपका 50 है तो ये भी आपका 50 ही होगा। यानी रूप समान होगा और साइज डिफरेंस हो सकता है, साइज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये होती है समरूपता की अवधारणा। अब बात कर लें कि इसमें कुछ विशेष पॉइंट है कि दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, समझ गए। यानी सर्वांग सम मैंने आपको बताया ना कि उसमें चाहिए 2 साइड और एक एंगल, है ना, और या फिर साइड 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 चाहिए। उसमें 3 कंडीशन होती हैं, मेनली 3 कंडीशन होती हैं सर्वांग सम में। तो जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होती वो सारी समरूप होती, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि 2 समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो। तो ये चीज आपको क्लियर है। समरूप जो आकृतियां होती वो जरूरी नहीं कि सर्वांग सम हो, लेकिन सर्वांग सम जितनी भी आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं। जैसे हम इसका उदाहरण अगर ले लें, ये आपकी सर्वांग सम वाली डायग्राम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से समरूप भी है। समरूप कैसे है आपको मालूम है ना कि देखिए ये जो एंगल है बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो क्या हो गया, ये समरूप आकृति हो गई, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होंगी वो सभी समरूप होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि समरूप आकृतियां भी सर्वांग सम हो। अब बात कर लेते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों की। यहां पर जो पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABD त्रिभुज CDB के सर्वांग सम है। ये रहा ABD और CDB, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों सर्वांग सम हैं। अब यहां पर बात हो रही है कि एंगल, यहां पर जो प्रश्न है एंगल A के संगत कोण कौन सा है। तो आप यहां पर देखिए कि एंगल A यहां पर कहां है, सबसे पहले है। तो एंगल A का जो संगत कोण होगा वो एंगल C होगा। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले है यहाँ पर भी सबसे पहले ही लेंगे। देखिए ये छोटी छोटी ट्रिक है, तरीके हैं कि कैसे हम इसको पता लगाएं।
क्वेश्चन आपके परीक्षा में इसी तरह के फंसने हैं कि बोल रहे हैं कि ए का संगत कोण कौन सा है, तो ए पहले है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सी पहले होगा। तो याद रखिए जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ जाइए अच्छे से। अगला प्रश्न है भुजा ए बी की संगत भुजा कौन सी है, तो यहाँ पर फिर से हम देखेंगे ए बी पहले है ना, ए बी, तो यहाँ पर सी डी लेंगे। ए बी की जो संगत भुजा होगी वो होगी सी डी। समझ गए बात को, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे सर्वांग सम त्रिभुज लिखे हैं आपको सेम वैसे ही फॉलो करना है। अगला जो प्रश्न है ए डी की संगत भुजा कौन सी, देखिए ए पहले है डी आखिरी में है, तो हम यहां पर सी पहले वाला और बी आखिरी वाला ले लेंगे। ए डी की जो संगत भुजा होगी वो होगी सी बी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहे हैं डीबी की संगत भुजा कौन सी होगी। डीबी यानी लास्ट वाला पहले फिर उसके बगल वाला बाद में, डीबी, तो यहां पर होगा बी डी ऑप्शन नंबर 1। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर कुछ बताने लायक तो रहा नहीं ना। अब आपसे कभी ये पूछ दे कि एंगल बी का संगत कोण कौन सा होगा, तो एंगल बी का संगत कोण होगा डी बीच का। अगर आपसे पूछ दे कि ए बी का भुजा कौन सी होगी संगत, तो वो होगी सी डी। हमेशा लेटर्स का ध्यान रखिए कि कौन सा पहले ले रहा है, इधर से जो पहले लेगा वही यहां पर पहले लेंगे, जो यहां पर बाद में लेंगे वही बाद में लेंगे। इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा, आपके फटाफट उत्तर आते जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। सब मुंह जवानी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। यदि कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करेंगे तो क्या बनने वाले सभी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखिए कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के 3 त्रिभुज बना रहे हैं तो भुजा सबकी सेम है ना। तो जब सबकी सेम है तो जितने भी विद्यार्थी बनाएंगे तो सबके त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यहां पर इसका उत्तर होगा हाँ, सभी के त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। प्रश्न संख्या 3 है त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी 3.2 है, बी सी 5 है और सी ए 7 है। तो त्रिभुज पी क्यू आर के माप लिखो। देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, ए बी सी, और पी क्यू आर। ठीक है, अब बोल रहे हैं ए बी जो है वो 3.2 है, बी सी जो है वो 5 है और सी ए 7 है। अब बोल रहे पी क्यू आर की भुजाओं के नाप लिखो। अब दोनों जब त्रिभुज सर्वांग सम है ए बी सी, देखिए यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, इसी तरह हमने दूसरे त्रिभुज में भी रखा है, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, सेम टू सेम जैसे सर्वांग सम है उसी कंडीशन में आपको त्रिभुज बनाने हैं। अब अगर ये 3.2 है तो ये भी 3.2 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब बताइए PQ की भी वैल्यू आ गई, QR की भी वैल्यू आ गई और RP की भी वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू क्लियर हो गई। यानी PQ है 3.2, QR है 5 और PR है 7। तो ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं के बराबर हैं, तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। बिल्कुल सर्वांग सम होंगे। यहां पर कंडीशन फॉलो होगी S वाली, यानी साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 वाली सर्वांग सम वाली कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही है। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होंगे तो क्या दोनों त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होंगे। तो यहां पर उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं बराबर होंगे, इसका भी मैं रीजन देता हूं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसमें ये 60-60 तीनों कोण हैं, और कोई त्रिभुज इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, उसके भी 60-60 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज समरूप तो हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कंडीशन में सर्वांग सम नहीं हो सकते। सर्वांग सम तब होंगे जब इसी की भुजाओं के बराबर कोई दूसरा त्रिभुज बनेगा। अगर इससे बड़ा बना देते हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते, लेकिन हम इसको समरूप कह सकते हैं, क्योंकि इसके तीनों एंगल बराबर हैं
और इसके तीनों एंगल बराबर हैं, तो यहाँ पर ये समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग सम की कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि सर्वांग सम की कंडीशन फॉलो कराने के लिए हमें एटलीस्ट एक भुजा बराबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भुजा का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि तीनों कोण बराबर हैं, भुजा से मतलब नहीं इनको, तो यहाँ पर ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का एक कोण 130 है, शेष दो कोण आपस में बराबर हैं, तो इन दो कोणों की माप, देखिए इसका तो सीधा उत्तर ये होगा कि जब एक कोण 130 है, मान लीजिए ये एंगल है, त्रिभुज है, ये 130 एक रख दिया, और ये दोनों क्या है, बराबर है, मान लीजिए इसको x तो ये भी x होगा, तो इसको आप जोड़ लीजिए, आपके एंगल निकल के आ जाएंगे। देखिए 130 प्लस x और x हो जाएगा 2x बराबर 180, ठीक। 2x 130 उधर जाएगा, 180 में 130 घट जाएगा तो बचेगा 50, और 50/2 जब करेंगे तो x की वैल्यू आ गई आपके सामने 25, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि दोनों कोणों की माप कितनी होगी, 25 और 25। बात कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश के होंगे। देखिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो एक तो 90 होगा, ये तो क्लियर है ये वाला, ठीक। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, तो फिर से वही करेंगे, दोनों को x मान लेते हैं, तो जोड़ देंगे 90 प्लस x हो जाएगा 2x बराबर 180, 90 उधर चला जाएगा, 180 में घटेगा तो हो जाएगा 90, x बराबर 90/2 बराबर 45। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई, वो आ गई 45, यानी जो समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर थे वो दोनों कोण 45-45 के होंगे। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है 8 नंबर, चित्र में DE त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि DE समानांतर है BC के, ये DE है, ये BC के समानांतर है, B बराबर 30, A बराबर 40, तो कोण XYZ के मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर ये कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए, XYZ के कोण आपको सॉल्व करने हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये समानांतर है, तो समानांतर में संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, x की वैल्यू यहाँ पर 30 निकल के आ गई, ठीक है। ये 40 है, ये 30 है, दोनों को जोड़ा हो गया 70, और 70 में जब 180 में जब 70 घटाएंगे तो आएगा 110, तो ये कोण आपका जो z होगा वो 110 निकल के आ जाएगा, और z y के बराबर होगा, क्योंकि ये समानांतर पर संगत कोण है, तो जो आपको y होगा वो भी आपका 110 के बराबर होगा। तो ये तीनों कोण आराम से क्लियर हो गए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए फिर भी बताइए। देखिए ये जो D है और ये B है, ये दोनों समानांतर कोण पर स्थित संगत कोण हैं, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब जब D आपको पता चल गया, A पहले से पता, तो A आसानी से निकाल सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल Z बराबर 180, तो एंगल A है 40, एंगल D है 30, 40 और 30 70 हो गया, 180 में 70 घटेगा आएगा 110, तो एंगल जो E है आपका वो निकल के आ गया 110। अब एंगल E जो है वो एंगल C के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये समानांतर रेखाओं पर स्थित संगत कोण है, तो जो एंगल C होगा वो आपका निकल के आ गया 110। तो सब कुछ क्लियर हो गया, यानी x की वैल्यू भी आपकी निकल आई 30, z की वैल्यू निकल आई 110, और y की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई 110। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, C समकोण है, यहाँ पर ये त्रिभुज दे रखा है, जो C है वो समकोण है, ये वाला समकोण है, CD परपेंडिकुलर AB पर है, ये CD AB पर लंब गिर रहा है, A बराबर 65 है, तो निम्नांकित कोणों के मान लिखो। देखिए ये तो आपका 90 है, ठीक है, जब ये 90 है तो इसके बगल वाला ये भी 90 होगा, यानी जो आपका CDA है ये भी 90 होगा, तो ये अंदर वाला जो C होगा वो आराम से निकल के सामने आ जाएगा। देखिए निकाल देते हैं इसको, A आपका 65 है, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, A 65 है और D आपका 90 है,
तो सी कितना होगा, इसको जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिए, तो एंगल सी जो होगा ये 9 6 15 155 हो जाएगा। अब जब 180 में 155 घटाएंगे तो आएगा 25, ठीक। तो एंगल सी जो इस तरफ वाला है ये आपके सामने निकल के आ गया 25, ठीक है। और ये वाला जो सी होगा, जब दोनों का कोण 90 है यानी समकोण है, पूरा जो ये एंगल सी है ये 90 है, एक तरफ का निकल के आ गया 25, तो दूसरी तरफ का जो निकल के आएगा वो 90 में हम 25 को घटा देंगे तो आएगा 65, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सी इधर वाला है वो आ गया 65 और ये इधर वाला एंगल 90 है, तो ये आपको निकालना है। तो मान लेते हैं एंगल बी बराबर 180 कर देंगे, तो 9 6 15 155, फिर से वही एंगल बी बराबर 25, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ये आपका 25, ये आपका 25 और ये आपका 65, तीनों एंगल यहाँ पर क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे क्लियर कर सकते हैं, अपने कमेंट में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप www.dled.tet.in पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। आपको वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप वहां से जाकर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।